इंटरनेशनल लॉ की क्लास में मैं आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये दोनों कानून अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दीज आर वेरी टू इम्पोर्टेंट बॉडीज ऑफ लॉ अंडर इंटरनेशनल लॉ, and both have their respective significance as well as their application in two different fields। दोनों का ही अपना काफ़ी महत्व है और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में इसको अप्लाई किया जाता है। In my last lecture I had told you that both these set of laws, they are not contradictory to each other, rather they are supplementary, but at the same time they also have their own area of work or station। ये दोनों जो प्रकार की विधियां हैं, ये दोनों एक दूसरे से विरक्त नहीं हैं, ये दोनों से वियुक्त नहीं, एक दूसरे से वियुक्त नहीं है। बोथ आर नॉट पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों में कोई ना कोई संबंध अवश्य है और कहीं कहीं तो कुछ मामलों में ओवरलैपिंग भी करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दैट दे डोंट हैव देयर रिस्पेक्टिव jurisdictions of operation। ऐसा नहीं कहेंगे कि इनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जहाँ पर वो काम अलग प्रकार से करते हों या एक साथ ही दोनों प्रकार की विधियाँ मिली हों। तो कल हमने पिछले टर्न पर जो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये दोनों विधियाँ एक समान हैं और किस प्रकार से दोनों विधियाँ कुछ असमान भी हैं। और जब हम कहते हैं कि दो प्रकार की विधियाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि में, तो कहने का तात्पर्य बोथ दे कैरी द सेम ऑब्जेक्टिव, बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क फॉर द ह्यूमन लाइव्स एंड लिबर्टी। दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द IHRL एज वेल एज IHL, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। IHRL जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि है और IHL अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि है ना। तो दोनों ही विधियों का जो उद्देश्य है वो एक समान है और वो उद्देश्य है व्यक्तियों के प्राणों की, उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट, राज्यों के विरुद्ध, अर्थात राज्यों के विरुद्ध तो नहीं, लेकिन राज्यों के अतिक्रमण से लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी स्वतंत्रता का रक्षा करना, उनके जीवन की रक्षा करना। दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द IHRL एज वेल एज IHL, लेकिन उनके एरिया ऑफ वर्क अलग है ना। तो कल जो हम आपसे बात कर रहे थे उसी के आगे जो बात अब ये है कि देखिए, अगर हम जैसे हमने बताया कि दोनों विधियों का उद्देश्य तो एक समान है, दैट इज नो एटलीस्ट फाइनल, है ना, ये तो बात निश्चित है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वॉचफुल while we are discussing these two set of laws, that we must know clearly the distinction or the differentiation between the two set of laws, है ना। दोनों प्रकार की विधियों में हमें स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए। दोनों में जब हम कहते हैं समान उद्देश्य, इसका तात्पर्य नहीं कि बस थोड़ा बहुत अंतर होकर दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं, नहीं। कल हमने बताया था कि दोनों जो IHRL है, जो मानवाधिकार विधि है, वो अधिकांश पीस टाइम में ऑपरेट करती है, अर्थात शांति काल में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि जो है IHL, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दिस ऑपरेट जनरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर और ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम्स, है ना। लेकिन ये तो एक अंतर है, पिछले टर्न पर हमने इसके बारे में आपको बताया था। कुछ और भी इसके दोनों प्रकार की विधियों में हमें अंतर और स्पष्ट समझ लेना चाहिए। एक जो बहुत बड़ा अंतर है, दैट इज विद रिगार्ड टू द सस्पेंशन और डिरोगेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, है ना। द डिरोगेशन और द सस्पेंशन ऑफ राइट्स अंडर द टू सेट्स ऑफ लॉज। इन दोनों प्रकार की विधियों के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करने के संदर्भ में भी कुछ अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ लॉज regarding the suspension or the derogation or the curtailment of rights of the people
under these two different sets of laws. See, so far as the IHRL is concerned, so far as the human rights law is concerned, there the derogation is possible, there the suspension is possible, there the curtailment of the rights of the people are is possible. अर्थात जहां तक मानवाधिकार विधि की बात है, मानवाधिकारों के बारे में बात है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के बारे में बात है, तो वो जो विधि है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इट अलाउज द सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल बट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। कुछ आपके लिए विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि लोगों के मानवाधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार प्रदान करती है। किसको? राज्यों को, टू द स्टेट्स और टू द गवर्नमेंट्स। दैट इज अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ परमिट्स द स्टेट्स और द गवर्नमेंट्स टू सस्पेंड द राइट्स ऑफ द पीपल। कुछ निश्चित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि राज्यों को अधिकार देती है कि वो लोगों के मानवाधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दोज स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस? देखिए, बाय एंड लार्ज तो हो ही नहीं सकता है ना। सामान्य अवस्था में तो कोई भी मानवाधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही इसको सस्पेंड किया जा सकता है। कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां? लॉ डिफाइन करता है IHL, ये जो मानवाधिकार विधि है, ये जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये कहता है कि ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसीज, सार्वजनिक आपातकालीन समय के दौरान, व्हेन द स्टेट्स आर कन्फ्रंटेड विद पब्लिक इमरजेंसी सिचुएशंस, अर्थात जैसे हमारे यहाँ है, जैसे भारत में है, नेशनल इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352। अगर भारत में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, देन ह्यूमन राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। तो ये जो सस्पेंशन की जो कार्रवाई है, दैट इज परमिटेड टू द स्टेट्स, टू द गवर्नमेंट्स, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, आपातकाल के दौरान ही। अब देखिए, स्टेट इमरजेंसी के दौरान नहीं, हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं है, लेकिन केवल नेशनल इमरजेंसी के ही दौरान है, दैट इज अंडर आर्टिकल 352। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, हमारा तो संविधान में फंडामेंटल राइट्स वर्ड यूज किया गया है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, then we will say that the fundamental rights can be suspended by the state under article 352, that is when article 352 is in operation, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तब ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। इसे कहा गया है, ह्यूमन राइट्स लॉ में कहा गया पब्लिक इमरजेंसी, है ना। हमारे यहाँ कहा गया जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना। तो पब्लिक इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, सार्वजनिक आपातकाल के दौरान इस मानवाधिकारों का सस्पेंशन किया जा सकता है। डेरोगेशन, हमने वर्ड यूज किया, डेरोगेशन मीन्स है कि जब आप डेरोगेट हो जाएं, आप लाइन से अलग हट जाएं, यानी जब आप सस्पेंड कर दें, जब अधिकारों को सस्पेंड कर दें, तभी हम कहते हैं डेरोगेशन ऑफ राइट्स, इस शब्द का प्रयोग होता है ना। अच्छा, अब जब ये कहा गया है डेरोगेशन इज पॉसिबल, सस्पेंशन इज पॉसिबल और कर्टेलमेंट ऑफ द राइट्स इज पॉसिबल, देन इट ऑल्सो कैरीज सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन ये है कि तभी आप सस्पेंड कर सकते हैं, ओनली व्हेन देयर इज अ जेन्युइन रिक्वायरमेंट फेल्ट फॉर दैट, जब वास्तव में उसकी आपको आवश्यकता पड़े, राष्ट्रों के सामने जब वास्तव में गंभीर संकट हो, आपातकाल का संकट हो। हमारे यहाँ तो संविधान में डिफाइन कर दिया गया है कि आपातकाल किसे कहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहेंगे, अर्थात व्हेन देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, व्हेन अ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन आवर कंट्री एंड another country who is our enemy, or if there is an external threat on the integrity of India, on the political independence of India,
जब ऐसा कोई ऐसा थ्रेट है, संकट है बाहरी आक्रमण का, विदेशी आक्रमण का, तब भी इसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो ह्यूमन राइट्स लॉ में कहा गया है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, अगर वास्तव में इफ देयर इज अ जेन्युइन रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक इमरजेंसी फेल्ट बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट, ओनली देन द ह्यूमन राइट्स कुड बी सस्पेंडेड और डिरोगेटेड। साथ में ये भी कहा गया द डिरोगेशन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, अर्थात ये जो अधिकारों का सस्पेंशन होता है, स्थगन होता है, डिरोगेशन होता है, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए तो डिरोगेशन हो जाए, सस्पेंशन ऑफ राइट्स हो जाए, whereas other people are they are left out of the derogation, है ना। तो यानी इसका सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, it should be applicable to all the people inhabiting that territory, उस प्रदेश पर रहने वाले सभी लोगों के लिए डिरोगेशन होना चाहिए, सस्पेंशन ऑफ राइट्स होना चाहिए। देखिए ये हमारे यहाँ है ये कंडीशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इसको स्पष्ट कर दिया था कि दैट द राइट्स व्हेनेवर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 352 दे वुड बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे देश भर के लिए सस्पेंशन हो जाएगा, है ना, या क्योंकि ये राष्ट्रीय आपातकाल है ना। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल है ऑन द बेसिस ऑफ द threat of external aggression or when a war breaks out between this country and any other country, then such suspension will be applicable to the whole of the territory of India, पूरे राष्ट्र के लिए ये एप्लीकेबल होगा। इसी बात को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि इसी बात को स्पष्ट करती है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर बिना किसी पक्षपात के ये अधिकारों का ये आप इसे कहते हैं स्थगन होना चाहिए या सस्पेंशन होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद और भी जो बात इसमें कही गई है, ये जो डिरोगेशन होगा अधिकारों का, ये तभी होना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। ये तो हमने बात एक्सप्लेन कर दिया है। और वही अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं जिसकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता। अब ऐसा नहीं है कि सारे मौलिक अधिकारों को एक लाइन से सस्पेंड कर दिया जाए। ऐसे तो हमारे भारत के संविधान में तो अनुच्छेद 352 को जब भी लागू किया जाएगा तो सारे अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, ये कहा गया है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लॉ इसमें कहा गया है नेशंस विल हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हेन दे आर डिरोगेटिंग फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। दैट इज I mean it should be done only when it is very necessary and it should be done proportionately, अर्थात जितनी आवश्यकता है, जितने अधिकारों को सस्पेंड करने की आवश्यकता है उतना ही किया जाना चाहिए। तो यानी जो कुल जो बात है, कहने का तात्पर्य है कि दैट इज डिरोगेशन और सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज पॉसिबल अंडर द ह्यूमन राइट्स लॉ। मानव अधिकार विधि के अंतर्गत तो मानव अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जब अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि का प्रश्न आएगा तब वहां पर देयर कैन बी नो डिरोगेशन इज पॉसिबल एट ऑल, है ना। कोई भी सस्पेंशन या डिरोगेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत स्पष्ट आप जान लीजिए। Students, please note down this point very well. That derogation of humanitarian law is not permitted under any circumstances, except only except one and one exception, केवल एक अपवाद को छोड़कर। और वो अपवाद क्या है? That exception is provided under Article 5 of the Geneva, under Article 5 of the 4th Geneva Convention of 1949। यानी चौथा जो जिनेवा कन्वेंशन है, देख पहले हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन द ईयर 1949 4 जिनेवा कन्वेंशंस वर लेड डाउन। 4 प्रकार के कन्वेंशंस या अभिसमयों की रचना की गई। 4 टाइप्स ऑफ, और वी कैन से 4 कन्वेंशंस वर लेड डाउन इन द ईयर 1949 दैट came to be called as Geneva Convention of 1949। और ये जो 4 जेनीवा कन्वेंशन है इनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की संज्ञा दी गई है या कैटेगरी में रखा गया है।
पहला क्या है, जेनीवा कन्वेंशन, जो फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन, उसमें कहा गया है कि दैट द प्रोटेक्शन दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अर्थात युद्ध बंदियों के अधिकारों की, उनके जीवन और उनकी स्वतंत्रता के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। यानी जो युद्धबंदी है, अगर वो पकड़ लिए गए, जैसे युद्धबंदी है, एक देश का कोई सैनिक अगर लड़ते लड़ते दूसरे देश के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो दूसरे देश को घोषित करना होगा कि दैट ही इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। युद्ध के दौरान वो सैनिक बंदी बनाया गया है शत्रु देश के द्वारा, तो उसको युद्ध बंदी डिक्लेयर करना होगा, उसके प्राणों को और उसके अधिकारों को सुरक्षित रखना होगा। दिस इज द जेनीवा कन्वेंशन नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन, है ना, ऑफ 1949। अब देखिए, जब हमारे यहाँ अभिनंदन वर्तमान को जब पकड़ा गया, जब यहाँ पर बालाकोट का ऑपरेशन किया गया भारतीय सेना के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा, देन एक्सीडेंट ही लैंडेड इनटू द एनिमी टेरिटरी, पाकिस्तान की टेरिटरी में वो लैंड कर गए, है ना। जब उनका प्लेन को शूट डाउन कर दिया गया एंड हिज पैराशूट लैंडेड इन द एनिमी टेरिटरी, देन ही वाज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। तब देखिए उसको इतना प्रेशर पड़ा इंडिया का कि इंडिया ने कहा वो ही इज नाउ अ प्रिजनर ऑफ वॉर, he is not a criminal, you must understand, and therefore a prisoner of war should be spared of his life, no harm should be done to him। और देखिए इतना प्रेशर भारत का था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का था, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का था कि अंततः उसको 24 घंटे के अंदर ही, उसको 24 तो नहीं, हाँ 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान हैड टू रिलीज अभिनंदन फ्रॉम इट्स कैप्टिविटी, है ना, वो भारत को सौंप दिया गया। इसलिए ये फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन है प्रिजनर्स ऑफ वॉर से संबंधित। जो सेकंड जेनीवा कन्वेंशन है उसमें कहा गया है कि दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द वुंडेड एंड सिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, अर्थात युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो गए या बीमार हो गए हैं, उनकी सेवा, उनका उपचार किया जाना चाहिए। और इसलिए जो रेड क्रॉस जो संगठन है, रेड क्रॉस सोसाइटी, जो ICRC जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द रेड क्रॉस, इस प्रकार के संगठनों को अधिकार होगा कि वो युद्ध क्षेत्र में जाकर उन लोगों को उपचार प्रदान कर सकें, जो लोग घायल हो गए हैं, जो बीमार हो गए हैं, उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके। एंड दीज इंटरनेशनल वर्कर्स और NGOs वर्कर्स, दे विल नॉट बी अटैक्ड अपॉन बाय द एडवर्सरी, किसी भी शत्रु राज के द्वारा उन NGO वर्कर्स के ऊपर, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। दे आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अंडर द जेनीवा कन्वेंशन ऑफ under this second Geneva Convention of 1949, the treatment of the wounded and the sick during the war. This is the second Geneva Convention. जो तीसरा जेनीवा कन्वेंशन है 1949 का, वो ये है कि that persons that those soldiers, और जिसे कह लें specifically the survivors of the shipwreckage, that is soldiers who survive the sea warfare, and if they are saved from the shipwreckage, that is from the sinking of the sea, है ना, then they should be treated as a prisoner of war, उनको बचाया जाना चाहिए और उनको युद्ध बंदी डिक्लेयर किया जाना चाहिए। यानी जो तीसरा कन्वेंशन, उसमें कहा गया है युद्ध के दौरान, यदि नौसैनिक युद्ध में, यदि समुद्री युद्ध में, है ना, नेवल वॉरफेयर में, अगर कोई सैनिक, अगर उसका डूबता हुआ जो शिप है, अगर उससे उसको बचा लिया गया है, तो उस व्यक्ति को, उस सैनिक को युद्धबंदी डिक्लेयर किया जाएगा। एंड अगेन ही विल बी ग्रांटेड, I mean you can say the respect of his life as well as liberty, उसको मारा नहीं जाएगा, उसको, उसके प्राणों को, उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाएगा, और उसके ऊपर एक प्रॉपर वे में एक ट्रायल चलेगा, अभियोजन चलेगा। दिस इज द थर्ड जेनीवा कन्वेंशन, जो नेवल वॉरफेयर में बचाए गए जो सैनिक हैं, नेवल वॉरफेयर में बचाए गए सैनिकों की रक्षा करने के बारे में बात करता है, जो शिपरेकेज से जिनको बचाया गया है ना, उनके जो डूबते हुए जो सैन्य जहाज है, उनसे जो उनसे जो बच गए हैं या बचाया गया, उनकी रक्षा के लिए। और फोर्थ
ये जो फोर्थ जो प्रोविजन है, फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन है, जिसके बारे में हमने कहा ये अपवाद है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, है ना। लेकिन ये जो फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन डायरेक्टली उसको अगर बताते तो यू मे हैव बीन वंडरिंग ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आर द अदर जेनीवा कन्वेंशंस, है ना। तो जो फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन है, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन on attacking the civilian population in times of war, prohibition on the aggressive parties or on the belligerent parties or on the warring parties to attacking the civilian population during the war. It is a prohibition on them that they cannot attack the civilian population during war. अर्थात युद्ध के दौरान जो युद्धरत जो पार्टीज हैं, they are not allowed to attack the civilian population. जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक है, आम जनता है, उसके ऊपर कोई भी जो वॉरिंग पार्टीज हैं, युद्धरत जो पक्ष हैं, उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। ये उनको अधिकार नहीं दिया गया, और अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर फिर अदालत में यानी इंटरनेशनल कोर्ट में इसमें मुकदमा लाया जा सकता है। ये वॉर क्राइम माना गया है। तो ये जो जेनीवा कन्वेंशन फोर्थ है, इसका जो आर्टिकल 5 है, इस आर्टिकल 5 में कहा गया है दैट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जो आर्टिकल 5 है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 5 ऑफ द फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 परमिट्स अ डेरोगेशन, दिस इज द ओनली कंडीशन। IHL में एक यही कंडीशन है कि दैट आर्टिकल 5 ऑफ द जेनीवा कन्वेंशन नंबर 4 इट परमिट्स derogation only in one circumstance, और वो क्या है, और वो ये है कि in times of जिसे कहते हैं when there is an emergency on the state, जब राज्य के ऊपर आपातकाल आ गया है, जब राज्य की सुरक्षा का विषय आ गया है कि उसका राज्य अब एक प्रकार से वो पराभव को प्राप्त होने वाला है, या उसके ऊपर बहुत गंभीर प्रहार हो रहा, अटैक हो रहा है बाय द एनिमी, तो अपने राज्य को बचाने के लिए वो शत्रु पक्ष पर वो आक्रमण कर सकता है, किसी भी प्रकार से आक्रमण कर सकता है शत्रु पक्ष पर, जिससे कि उसको हतोत्साहित किया जाए, जिससे कि उसका मनोबल तोड़ा जाए और उसके प्रहार को कम किया जा सके, तभी तो अपने राज्य को बचा पाएगा, है ना। अगर कोई शत्रु राज्य हमारे राज्य पर इतना भीषण अगर प्रहार कर रहा है कि आम जनता भी सफ़र कर रही है और हमारे देश की स्वतंत्रता मतलब जाने वाली है, आवर इंडिपेंडेंस इज इन पेरिल, तब इट परमिट्स, दिस आर्टिकल 5 ऑफ जेनीवा कन्वेंशन 4 परमिट्स डिरोगेशन अंडर दिस सर्कमस्टांस that when the security of the state is affected by the enemy state, then under such circumstances it can derogate, it can wage a full-fledged war on its enemy to protect the safety or the integrity or the independence of its own state. तो केवल एक ही कंडीशन है जब IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ डेरोगेशन को परमिट करता है, ओनली अंडर वन सर्कमस्टेंस, है ना। जबकि हमने बताया कि जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि है, वो डेरोगेशन को परमिट करती है ना, वो सस्पेंशन को परमिट करती है, लेकिन पब्लिक इमरजेंसीज में, है ना। लेकिन फिर भी देयर द डेरोगेशन इज पॉसिबल, इट इज नॉट अ वेरी रिजिड फिनोमेना, बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। भारत में देखिए, जब 1962 में जब भारत का जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब भी 352 को डिक्लेयर किया गया था। जब 1965 में युद्ध हुआ था, तब भी ये अनुच्छेद 352 को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 1971 में नहीं किया गया था। बांग्लादेश वॉर में 352 का प्रयोग नहीं किया गया था। तो जब भारत में ऐसा हुआ था, तब तो मानवाधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो देयरफॉर द सस्पेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इज नॉट, यू कैन से, इज नॉट वेरी रिजिड. It has to satisfy only certain conditions. But when the question of IHL arises, humanitarian law arises, then definitely IHL cannot be suspended. It cannot be suspended under any circumstance except one circumstance, and that I have told you, that is possible only under Article 5 of the Geneva Convention
4 ऑफ 1949, है ना, जिसमें ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में कहा गया, राज्य की सुरक्षा के विषय में कहा गया। तो ये तो हो गया ये डिरोगेशन। तो एक ये अंतर है, बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि डिरोगेशन इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल अंडर द ह्यूमन राइट्स लॉ, बट इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द IHL एक्सेप्ट ओनली वन कंडीशन, है ना। तो इसलिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक अंतर और भी है, दैट इज रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ एक्स्ट्रा टेरिटोरियली, यानी इन दोनों कानूनों को प्रदेश इतर अर्थात बाह्य प्रदेश स्तर पर लागू करने का के संदर्भ में भी कुछ डिफरेंस है। यानी क्या कहने का तात्पर्य है, क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के तात्पर्य, जैसे शब्द को पहले समझ लिए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अर्थात बाह्य प्रदेश इतर, जैसे हिंदी का है बाह्य प्रदेश इतर, अर्थात प्रदेश के बाहर भी क्या लागू किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स लॉ को, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, या टेरिटरी के अलावा भी एक्स्ट्रा टेरिटरी पर कैन अ लॉ बी मेड एप्लीकेबल टू अ टेरिटरी आउटसाइड one's own territory. This is called extra territorial. क्या एक कानून को, क्या एक अंतर्राष्ट्रीय विधि को, क्या मानवाधिकार विधि को अपने देश की सीमाओं से परे भी लागू किया जा सकता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। तो देखिए, सो फार एज IHL इज कंसर्न, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून की प्रश्न है, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल एक्स्ट्रा टेरिटोरियली, अर्थात ये सदैव विश्व भर में ये लागू किया जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियली, है ना। यानी कहने का तात्पर्य है कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक तो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है और दूसरा नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अर्थात जो सशस्त्र जो हिंसा होती है, यानी कह लीजिए जो वॉर होता है, जो युद्ध होता है, हालांकि इसको वर्ड यूज किया गया है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी सशस्त्र संघर्ष यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन टेक प्लेस बोथ एट द इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज एट द नॉन इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका ये देखा जा सकता है, ये सशस्त्र संघर्ष हो सकता है, और गैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सशस्त्र संघर्ष हो सकता है। ये जो सशस्त्र संघर्ष है, इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, यानी जहां जहां राज्य इन्वॉल्व होंगे, वेर एवर द स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वेदर एट द इंटरनेशनल लेवल और वेदर एट द रीजनल लेवल, wherever and whenever the states are involved, that will make the IHL applicable. वहाँ IHL applicable हो जाएगा, लागू होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अभी रिसेंटली इजराइल और हमास के मध्य एक बड़ा भीषण संघर्ष हुआ था, मई 2021 में हुआ था, यू नो इट वेरी वेल। 11 दिन ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, but the IHL was applicable. It was not an international armed conflict. It was an armed conflict between two states, you can say. दो राज्यों के मध्य ये सशस्त्र संघर्ष था, एक युद्ध था, है ना। It was not an international armed conflict. It was a non-international armed conflict. International armed conflict होता है जहाँ बहुत सारे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था, that will be called as international armed conflict. लेकिन ये तो दो देशों के मध्य हुआ था, हमास यानी ये जो गाजा के मध्य या फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य ये संघर्ष हुआ था। तो वहां पर IHL वॉज एप्लीकेबल, कि अर्थात वहां कहा गया था, वहां पर जो IHL का जो स्पष्ट जो स्टैंडिंग जो आप कह लिए कि डिक्टेट्स हैं, टर्म्स हैं, वो ये है कि दैट द सिविलियन पॉपुलेशन विल नॉट बी अटैक्ड अपॉन बाय द एडवर्सरी स्टेट, विरोधी राज्य के द्वारा शत्रु पक्ष पर हमला नहीं किया जाएगा। बट वहां पर कंडीशन तो ही लगी थी, बट यू कैन सी, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ दैट नीदर इजराइल नॉर हमास रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग ईच अदर सिविलियन पॉपुलेशंस। इजराइल ने किया
गाज़ा पट्टी पर, गाज़ा स्ट्रिप पर हमास जहाँ पर शासन कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर किया उसने नागरिक एरियाज़ में, सिविलियन एरियाज़ में, एंड विद द रिजल्ट मोर देन 250 पीपल वर किल्ड, 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये सब क्या थे? मोस्टली देवर सिविलियंस। एंड द सेम वॉज डन बाय हमास। हमास ने भी कम से कम 4000 रॉकेट दागे थे। एंड मोस्ट ऑफ दीज रॉकेट्स दे वर लॉन्च्ड ऑन द सिविलियन पॉपुलेशन इनटू इजराइल। इजराइल के अंदर रहने वाली जो नागरिक, जो जनता थी, जो आम जनता थी, उनके ऊपर 4000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे। बट 90% ऑफ दीज रॉकेट्स वर इंटरसेप्टेड बाय द आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम ऑफ इजराइल। आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा। तो आयरन डोम क्या है? ये इजराइल का एंटी मिसाइल शील्ड है, एंटी मिसाइल मैकेनिज्म है, बहुत ही कारगर था। अब देख लीजिए, 4000 में से 90% ऑफ द मिसाइल्स दे वर इंटरसेप्टेड एंड दे वर डिस्ट्रॉयड मिडवे बाय इजराइल्स आयरन डोम। जो 10% जो और आए भी इजराइल के अंदर, many of the missiles they fell in the barren land or in the sea, और कुछ वो 10% मिसाइल में से कुछ तो हमास की टेरिटरी में ही गिर गए, है ना, वो तो गाजा पट्टी में ही गिर गए। तो यानी प्रोहिबिशन क्या है IHL में? चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ रहे हो, चाहे दो राज्यों के मध्य युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, इन एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, civilians should not be and cannot be infected, it cannot be attacked upon, उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है। and attacking the civilian population is no less than a crime for which they could be held accountable under the international law, and particularly with the establishment of the International Criminal Court in the year 1998, this has become now more easy. It has become now more possible that international culprits who attack the civilian population of their adversary state, they can be taken cognizance of, they could be held responsible, and they could be brought to the international trial. तो ये तो IHL हमने कहा जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, वहाँ पर डिरोगेशन, वहाँ पर इट इज पॉसिबल, IHL इज एप्लीकेबल एक्स्ट्रा टेरिटोरियली, है ना। तो ये अच्छे समझ जाना चाहिए कि अपने देश के बाहर जहाँ जहाँ युद्ध कोई एक देश युद्ध लड़ रहा है, वहाँ ये IHL एप्लीकेबल होगा। बट नाउ सो फार एज अ ह्यूमन राइट्स लॉ इज कंसर्न, generally it is said that, by and large it is said that human rights laws are also applicable extraterritorially. I had told you in one of my previous lectures that there are certain core international human rights treaties, और पिछले लेक्चर में भी हमने बताया there are 9 core international human rights treaties, जैसे कन्वेंशन, जैसे जेनोसाइड कन्वेंशन है, सर्ड है, ICCPR है, ICESCR है, CEDAW है, कैट है ना, CRC है ना, ICMRW है, CPED है, और डिसेबिलिटीज़ का कन्वेंशन। ये 9 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं। तो इसीलिए कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। सो दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, ये भी दुनिया भर में एक्स्ट्रा टेरिटोरियली एप्लीकेबल है ना, पूरी दुनिया पर लागू है। जो लोग साइन कर देंगे सब लोग इन ट्रीटीज़ को लागू करना होगा। लेकिन फिर भी अभी इसको लेकर अभी लोगों में कुछ ओपिनियन को अभी है, डाइवर्सिफाइड ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज हु हैव येट नॉट साइन द इंटरनेशनल ट्रीटीज, ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। अब व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज हु आर येट टू साइन और येट टू रेटिफाई द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। अभी यानी उन राज्यों के बारे में, उन देशों के बारे में बात हो रही है जिन देशों ने अभी भी मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भाई उसमें तो अमेरिका ने तो अधिकांश more than 90% of the treaties have not been signed by America, nor have they been signed by Russia, nor by China, nor by Israel, and to a lesser extent India as well. भारत ने तो कईयों पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन कुछ पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो अर्थात ऐसे में क्या वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, क्या उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन होगा? भाई जिन्होंने साइन ही नहीं किया तो उनके ऊपर कहाँ लागू होगी? तो here the treaties are dependent on being signed by the member states, है ना। जो दुनिया भर के जो देश हैं, राज्य हैं, जब तक वो रेटिफाई नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक तो आप उसको लागू ही नहीं कर सकते।
इसलिए स्कॉलर्स आर डिवाइडेड ओवर द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज. बट सो फार एज अ ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज कंसर्न, this humanitarian law is applicable worldwide, whether a nation is fighting a war with its neighboring country or whether several countries are locked into a war, into a game of war. वो सब जगह वो फिर वहां पर applicable हो जाएगा, क्योंकि there the question arises with regard to what is called as the genocide or war crimes or the crimes of aggression or the crimes against humanity. These are the clauses that are invoked whether a nation is a signatory to a IHL or not. Irrespective of that, IHL would be applicable to countries who are to the states who are launching deadly attacks on the civilian population. जो हमने पिछले टर्न पर बताया था, जैसे हेग कन्वेंशंस हैं 1899 का और 1907 का हेग कन्वेंशन. अगेन देयर इज जेनेवा कन्वेंशन, एक तो 1949 का, और भी बहुत सारे. देयर आर स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल कन्वेंशंस which impose binding obligation on the states to respect the lives of the civilian population, that impose prohibition and strict prohibition or a blanket prohibition on the states or on the governments into not attacking the civilian population of those countries. So therefore it is said that IHL is applicable extraterritorially, whereas IHRL is also applicable extraterritorially. But what about those countries who are yet to sign these international human rights treaties? Because a large number of countries or the nations or the states, they are yet to sign or ratify it. तो इसलिए therefore its extraterritorial character gets limited to a great extent. It is dependent only on it is subject only to the signatures or the ratification by the states. लेकिन IHL में कोई आपने दस्तखत नहीं किए, आपने हस्ताक्षर नहीं किया, आपने अप्रूव नहीं किया, there is no argument over that. आपको सम्मान करना है. जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ है, it imposes a binding obligation that in any armed conflict that civilian population cannot be attacked by the enemy state. ये एक ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ है या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, अर्थात जो परंपरागत जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है और एक ट्रीटी बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है. One is a treaty based international law and other is the customary international law. ट्रीटी बेस्ड जो होती है अर्थात वो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो डेवलप हुई है संधियों के आधार पर. जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ है, हमने बताया इतने ढेर सारे ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज हैं, तो जो ट्रीटीज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून डेवलप हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधियां डेवलप हुई हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल लॉ. लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर treaties have not been signed or states have refrained from signing the treaties, but they are bound by the obligations of the customary international law. वो परंपरागत या प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि से वो बंधे हुए हैं. किसी देश ने अगर मानवतावादी कानून पर हस्ताक्षर नहीं भी किए हैं तो भी उनको कोई छूट नहीं मिलेगी. आप आम नागरिकों पर अटैक करिए, उनको मारिए और आप कहिए कि हमने तो साहब कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं साइन किया है कि जहां पर हम इन आम नागरिकों को नहीं आक्रमण करेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे. हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही है, हम किसी कानून से बंधे ही नहीं है. तो इसलिए दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन नॉट सिंपली वर्क with the IHL. Whether you have signed or you do not have signed it, the IHL is applicable across the board, across the spectrum, without any condition, without any kind of ifs and buts. है ना. तो ये दूसरा अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को लेकर, है ना. तो ये दोनों चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना. these are another two very important differentiations between the IHL and the IHRL, है ना.
लेकिन my definition, my discussion is yet not over. I will carry on this very interesting discussion or my lecture in the next lecture as well. अभी बात मेरी समाप्त नहीं हुई है और हम अपनी इस बात को आगे भी और करेंगे. in my next lecture again this topic will be carried forward. So but at least for now it's curtains now. Let us call it a day, and thank you all students for your very kind attention and patience to my lecture. Thanks a lot.